बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा क़ाइदीन मजलिस, उम्मीदवार हल्क़े आज़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब फराज साहब, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ साथ नहीं दे रही है। 8-10 दिन में मुसलसल रोज़ाना कई जलसों से खिताब, और इन 8-10 दिनों में शायद करीब 50 तकरीरें हुई हैं, और फिर शेख पेट की अवाम का इसरार और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट का हुक्म कि मैं आपके दरमियान में कुछ वक्त निकाल कर अपने ख़यालात का इज़हार करूं। मेरे सदर का हुक्म कि नासाज़ी मिजाज के बावजूद आपके दरमियान में आपसे मुखातिब करने के लिए आज एक कमज़ोर जिस्म को लेकर आपके दरमियान में खड़ा हूँ। अचानक मौसम में तब्दीली आई, मौसम सर्द हो चला है, आसमान में बादल भी गहरे थे, अल्लाह की रहमत भी बरस रही थी। और जब अचानक मौसम तब्दील होता है तो सबसे पहले तब्दील मौसम का असर कमज़ोर जिस्म पर होता है, और वो जिस्म जो ताकतवर होता है वो मौसम की तब्दीली का मुकाबला करता है, लड़ता है और मौसम को हरा देता है। और आज शहर हैदराबाद का न सिर्फ मौसम तब्दील हुआ बल्कि हालात और अचानक सियासी मौसम भी तब्दील हो गया। ऐसा तब्दील हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े खद्दावर शख्सियतें, लीडर्स, वुज़रा, चीफ मिनिस्टर्स, सब का रुख अगर कहीं है तो वह हैदराबाद की तरफ है।
भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा साहब भी हैदराबाद, स्मृति ईरानी भी हैदराबाद, योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद, मोहतरम अमित शाह साहब भी हैदराबाद आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे के सारे हैदराबाद ही क्यों आ रहे हैं? बल्दी इंतखाब तो एक लोकल इलेक्शन होता है, लोकल इश्यूज पे होता है, मुकामी मसाइल पे होता है, और ये इंतखाब बल्दी, बरखी, आबरसानी और लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन फिर क्या बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, और हैदराबाद का जब रुख करते हैं तो क्या हैदराबाद की कोई तरक्की की बात कर रहे हैं? हैदराबाद की खुशहाली की कोई मंसूबा लेकर आ रहे हैं? क्या हैदराबाद को कामयाब तरीन शहर बनाने का कोई इरादा लेकर आ रहे हैं? अरे वो हिंदुस्तान को आज सबसे पीछे और पिछड़ा हुआ बना दिए, वो हैदराबाद को क्या अच्छा बनाएंगे? आज इस मुल्क का सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। क्या वादा किया था? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 6 बरस हो गए, उस हिसाब से 12 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। क्या एक नौकरी भी दिए जो हैदराबाद में कुछ करेंगे? कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद छोटी सनतें बंद हुई, कारोबार बंद हुए, करीब 12 करोड़ लोग अपने रोजी रोटी से महरूम हो गए, नौकरियां चली गई। लेकिन क्या इनको फिक्र है? हिंदुस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर, हिंदुस्तान का जीडीपी आज गिरते जा रहा है। हालांकि पहले जीडीपी को जिस हिसाब से काउंट किया जाता था, उसमें तब्दीली लाने के बाद जीडीपी का यह हाल है। अगर पुराने हिसाब से करें तो और नीचे होगा जीडीपी इस मुल्क का, हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का। तो क्या इनको फिक्र है इस जीडीपी को उठाने की? रुपये की कदर गिरते जा रही है। क्या कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में आज माशी बदहाली, बेरोजगारी, भूखमरी के साथ साथ सबसे बड़ा अगर कोई मसला अगर आज है तो औरतों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और रेप। और आज जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर हमारे शहर हैदराबाद में आया था, वह हिंदुस्तान में रेप के मामले में 3रे नंबर पर है। आप बताइए, न सिर्फ ये, चीन हमारी सरहद को पार करता हुआ अंदर दाखिल हो रहा है, और हमारे सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। और बीजेपी का रियासत का यहां का सदर कहता है कि पुराने शहर ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। अरे हमारे शहर का ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम किशन रेड्डी। तो फिर सवाल यह है कि हमारे शहर में
पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या है और अब तक तुमने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो वो तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है या नहीं है? दीवानों को मालूम नहीं कि आसमान के ऊपर थूकने से थूक मुंह पर ही गिरता। ये वही हाल है। आप बताइए कहां जा रहा है मुल्क, लेकिन इनको फिक्र नहीं। सिर्फ बातें, इश्तियाल अंगेजी की बातें, नफरत की बातें, बांटने की बातें, तकसीम करने की बातें। कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इरादा नहीं। सिर्फ बात सर्जिकल स्ट्राइक, ओवैसी ब्रदर्स, पुराना शहर दहशतगर्दों का अड्डा, अगर मजलिस को वोट देंगे तो मुल्क के खिलाफ वोट देने के बराबर। अरे आप बताओ क्या गुफ्तगू है? क्या ओवैसी ब्रदर्स, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के सर को पैरों के नीचे दबाने का बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मैं खुशी से अपना सर दे दूंगा, दबा दो, लेकिन क्या मेरे सर को दबाने से क्या तुम चीन को कुचल रहे हो? क्या चीन को ढकल रहे हो? क्या चीन से मुकाबला कर रहे हो? सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी में करने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है तो चीन पे करने की जरूरत है। लेकिन ये बात नहीं, सिर्फ बात तो हैदराबाद ऐसा, मजलिस ओवैसी और मजलिस हैदराबाद। और आज हैदराबाद का रुख इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यहां की पुरअमन फिजा को बिगाड़े, यहां की भाईचारगी को खत्म करें, यहां के मोहब्बत के शहर को खत्म करें। और क्या है? अरे शेख पेट का इलाका और यहीं पर करीब कुतुबशाही टूम्स हैं, कुतुबशाही हुक्मरानों के मकबरे, मज़ारे। कुली कुतुब शाह ने बसाया था, हैदर कर्रार के नाम से इस शहर को हैदराबाद का नाम दिया। अपनी महबूबा जिससे मोहब्बत की थी, उसकी मोहब्बत के नाम हैदर महल के नाम से इस शहर को बसाया था। और आज इसी शहर में आकर नफरत अंगेज बातें करना और बांटने की गुफ्तगू करना, क्या इन बातों से बेरोजगारी दूर होगी? क्या इन बातों से खुशहाली आएगी? क्या इन बातों से तरक्की होगी? क्या इन बातों से इकॉनमी अच्छी होगी? क्या इन बातों से रुपये की कदर बढ़ेगी? अरे आज आप बताइए कि हर कोई परेशानी का शिकार है, महंगाई आसमान को छू रही है, करप्शन बढ़ता ही जा रहा है, और इख्तिदार पे आने से पहले बोले 15 लाख अकाउंट में आएंगे। कहां है? मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, क्या तुम्हारे खातों में 15 लाख आए? क्या तुम्हारे घर में नौकरियां आई? क्या हिंदुस्तान की मईशत मजबूत हुई? क्या काम हुआ? सिर्फ बातें। गैस बढ़ता गया, पेट्रोल बढ़ती गई, कीमतें, हर एक चीज। आज हमको और आपको गौर और फिक्र इस बात पे करना है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए। और अगर मैं दूसरों पे तनकीद कर रहा हूं, तो मैं यहां पे खड़े होकर यह भी जरूर आपको बताऊंगा
कि मैं क्यों आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इन इंतखाबात में मजलिस को क्यों वोट दें। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई मैनिफेस्टोज जारी नहीं करती। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई इंतखाबी वादों का ऐलान इजराई नहीं करती। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज से 62 साल पहले जब मजलिस का हिया हुआ तो उस वक्त मजलिस ने पैगाम दिया, एक सोच दी, एक फिक्र दी। पैगाम मरकज सियासी का था, सोच थी तो तालीमी पसमानदगी को दूर करने की, और फिक्र थी तो माशी बदहाली जो आपकी है उसको दूर करने की। और आज भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मरकज सियासी का पैगाम जो आपके शहर से देती हुई रही है, आज यही मरकज सियासी का पैगाम सारे हिंदुस्तान में कबूल किया जा रहा। एक वक्त वो भी था, मजलिस कहिया के वक्त लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है मजलिस की। पुलिस सेक्शन और ऑपरेशन पोलो के नाम पर तबाही और बर्बादी हुई, जानें गईं, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, कुओं में पानी की जगह हमारी मां और बहनों की तैरती हुई लाशें थी, और कई कुएं सुर्ख हो गए थे। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में आया, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख की तादाद में कत्ले आम हुआ सरजमीन दक्कन पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब हैदराबाद का दौरा किया तो उन्होंने कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। उस वक्त भी लोगों ने कहा क्या जरूरत मजलिस की, लेकिन मजलिस ने इन बातों की परवाह नहीं की। अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे कि मजलिस का हिया किया 11.5 महीने जेल में थे, और जेल में जाते जाते अपने नौजवान फर्जन को जो अलीगढ़ में ज़ेर तालीम था, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था, उनको सदारत देकर जेल में गए। वो अलीगढ़ से तालीम छोड़कर वापस आए। और लोग बोलते थे उस जमाने में भी बाप और बेटे की जमात, और आज भी कहते हैं कि 2 भाइयों की जमात। अरे ये जमात हमारी नहीं, ये जमात मेरी नहीं, ये जमात मेरे आबा व अजदाद, मेरे असलाफ की निशानी है, आपकी अमानत है जो हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हम इस जमात के मालिक नहीं, हम इस जमात के मुहाफिज हैं, चौकीदार हैं। मालिक तो आप हैं। जब आप कहेंगे कि है चौकीदार इसकी हिफाजत कर, हम करेंगे। जब आप कहेंगे चौकीदार हट जा, तो हम हट जाएंगे, दारुस्सलाम से भी हट जाएंगे। आप जिसको चाहें उसको इस जमात की, दारुस्सलाम की, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, MBA कॉलेज की, ओएसी हॉस्पिटल की, असरा हॉस्पिटल की, और MCA कॉलेज की, फार्मेसी कॉलेज की, आर्किटेक्चर कॉलेज की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के 5000 करोड़ के असासों की हिफाजत की जिम्मेदारी आप जिसको चाहें दे सकते हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारे बुजुर्गों की ख्वाबों की ताबीर है, तो हमारे नौजवानों की मेहनतों, कोशिशों और काविशों से बनी जमात है। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी व असदुद्दीन ओवैसी की कोई पहचान है, कोई शिनाख्त है, या हमारा वजूद है, हमारी ताकत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम जो कुछ भी हम हैं हमारे पास है, वो आपके इत्तेहाद की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी वाबस्तगी की वजह से।
मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, अगर आपका ताउन नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी दुआ नहीं, आपकी हिम्मत नहीं, तो मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी बिसात क्या। हम आपसे हैं, हम आपसे हैं, हमारा वजूद आपसे है, और जमात की ताकत आपके इत्तेहाद से है। खुदारा इस बात को समझो। 62 बरस पहले अहिया के वक्त कुछ नहीं था हमारे पास, दफ्तर भी नहीं था, बैठने को एक कमरा भी नहीं था, जलसों में लाइट देने वाले नहीं थे, सुनने वाले कोई नहीं थे। लोग घरों के दरवाजों को बंद कर अपनी खिड़कियों को बंद करके सुनते थे। बाप तकरीर करता तो बेटा सुनता था, बेटा तकरीर करता तो बाप सुनता था। इसलिए लोग कहते थे कि बाप और बेटे की जमात है। अरे ये मजलिस की तारीख है। दारुस्सलाम मिला तो सबसे पहले स्कूल बनाया और उसके बाद ITI इंस्टीट्यूट बनाया। मरकज़ सियासी की ताकत, सियासी उथल पुथल, सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए उन हालात का फायदा उठाया तो दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज का परमिशन हासिल किया। आज हमारे अपने दवाखाने हैं, कितने बड़े। सिर्फ दक्कन मेडिकल कॉलेज एंड ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का जुमला रकबा कितना है आपको मालूम? 14.5 लाख स्क्वायर फीट है। मेडिकल कॉलेज सिर्फ MBBS तक नहीं रहा, मास्टर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन है। मास्टर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सुपर स्पेशलिटी भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्टर्स है। ओवैसी हॉस्पिटल 1200 बिस्तर का, असरा हॉस्पिटल भी 1000 बिस्तर का, 1100 का बिस्तर। अरे आप गौर करो, ये सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ? अपने मरकज़ सियासी की वजह से हुआ। अगर आपका इत्तेहाद ना होता तो क्या ये सब कुछ मुमकिन होता? क्या ये काम होता? खुदारा समझो, आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं। सियासी जमात का काम नुमाइंदे बन के पार्लियामेंट, असेंबली, बल्दिया में जाना, आवाज उठाना, आपके हक के लिए लड़ना और फिर अपने हलके में तरक्याती काम करवाना। लेकिन हम ऐवान पार्लियामेंट में असेंबली और हलके की नुमाइंदगी के अलावा अपने तौर पर काम किया। हुकूमत से तो लड़ते रहे, लेकिन हमने अपने तौर से भी काम किया। हम इंतजार नहीं करते रहे कि पुराने शहर में हुकूमत मेडिकल कॉलेज बनाए। हम इंतजार करते नहीं रहे कि पुराने शहर में एक दवाखाना हुकूमत बनाए। हम इंतजार करते नहीं रहे कि हुकूमत एक इंजीनियरिंग कॉलेज दे। हम इंतजार करते नहीं रहे कि MBA, MCA, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी ये कॉलेजेस आए। हम खुद अपने तौर पर भी काम करें। ऐवान असेंबली में थे तो सबसे पहले माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन किसने बनाया? मजलिस ने बनाया। सेटविन किसने बनाया? मजलिस ने बनाया। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी किसने बनाई? मजलिस ने बनाई। ये उर्दू एकेडमी किसने बनाई? मजलिस ने बनाई। मलिक शूरा का खिताब दिलवाया शोराओं को, किसने? मजलिस ने। अरे मजलिस काम करती गई। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी और मेरे अराकीन असेंबली की कारकर्दगी को भी आपने देखा। क्या कभी हमने आपके मसाइल से गफलत बरती? आज MBBS हो, BE हो, MBA हो, MCA हो, फिजियोथेरेपी हो, BSc नर्सिंग हो, B फार्मा हो,
फार्मा डी हो या LLB लॉ हो, कोई भी हमारा बच्चा निट में या ईसेट में क्वालिफाई कर ले तो उसकी सारी की सारी फीस हुकूमत अदा करती है। सालाना 800 करोड़ रुपया फीस रिएम्बर्समेंट वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। क्या ये कारनामा नहीं? क्या ये काम नहीं? बताइए। हमारे बच्चे कंपटीशन में अव्वल आने के बाद भी गरीबी और गुर्बत की वजह से अपने सीटों को छोड़ देते थे कि उनके पास पैसा नहीं फीस भरने के लिए। लेकिन आज किसी गरीब मुसलमान बच्चा या बच्ची अपने सीट को छोड़ती नहीं है, इसलिए कि उसकी सारी की सारी फीस हुकूमत अदा करती है। चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BE हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो MCA हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या कोई और कोर्स हो। क्या दूसरी किसी रियासत में यह फीस रिएम्बर्समेंट व स्कॉलरशिप मिल रही है? यहां बैठे हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, बंबई के लोग हैं इस स्टेज पर। क्या वहां पर है शादी मुबारक? किसने चालू करवाया? हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में। ओवरसीज स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप कोई मामूली है? क्या है आपको मालूम? अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए, मास्टर्स करना चाहते हैं अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर अगर आप GMAT और IELTS के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से एडमिशन का लेटर आ जाता है, रियासती हुकूमत 20 लाख रुपया देती है, प्लेन का टिकट का भी पैसा देती है, हॉस्टल के पैसे भी देती है। मास्टर्स करने के लिए अगर कोई जाता है तो हर साल 200 लड़के और लड़कियों को अब तक करीब 1000 बच्चे और बच्चियां ओवरसीज स्कॉलरशिप को अवेल कर हासिल कर आला तालीम के लिए लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाकर ज़ैर तालीम है। ये 1000 बच्चे जो गरीब घराने से थे, जो बाहर जाकर पढ़ने का ख्वाब नहीं देख सकते थे, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील हमने किया, आपके इत्तेहाद ने किया, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्या ये काम, ये कारनामा नहीं? क्या किसी दूसरी रियासत में ये काम है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, डिग्री में भी आती है स्कॉलरशिप, इंटरमीडिएट में भी आती है, अप्लाई करिए। तालीम पर हमने ये काम किया। क्या किसी ने किया इतना गैर मामूली काम? IAS, IPS, IFS, IRS, सिविल सर्विसेज के लिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 के इम्तिहानात की ट्रेनिंग के लिए भी मराकज कायम किए गए। जितने हमारे बच्चे जो 70%, 80% मार्क्स लाते हैं ग्रेजुएशन में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ब्रेन ट्री सेंटर में, या फिर दूसरे जितने भी IAS, IPS के ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग के लिए पूरे पैसे रियासती हुकूमत से दिए जा रहे हैं। ये भी काम हमने करवाया। इसलिए करवाया कि मैं देखता हूं असेंबली में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मसाइल के हल के लिए मुदल्लिल बहस करते हैं, लेकिन हमारी बहस के बाद वादा होता है, ऐलान होता है, तो एक ब्यूरोक्रेट अपने रिमार्क लिखता है, अगर ये करे तो इसके नतीजे ऐसे होंगे, अगर ये करे तो दूसरे भी मांगेंगे, वैसा ऐसा करके फाइल को दबाते हैं। तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि सियासी तौर से हम लड़ेंगे, और अगर हमारा भाई IAS, IPS रहेगा, हमारी लड़ाई को पाए तकमील तक
नतीजे तक पहुंचाएगा तो हमारा भाई अगर उस कुर्सी पर बैठे रहेगा। ये काम किया। अरे ये काम हम करते हैं दूरअंदेशी के साथ। आप बताओ कि पुराने शहर में नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटरी के कागजात हैं, यहां पर भी है। कई गरीब बस्तियों में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ नोटरी का कागज है। दे दिए नोटराइज डॉक्यूमेंट। क्या वो नोटरी के डॉक्यूमेंट को आप किसी बैंक में ले जाके रखा सकते हैं? क्या कोई लोन ले सकते हैं? क्या आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिल सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर? नहीं मिलता। हालिया असेंबली के सेशन में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और मेरी कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं ऐसा कानून लाऊंगा अकबर साहब कि ऑल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। किसी को एहसास है? अरे आज हम काम कर रहे हैं। आप बताइए, न सिर्फ ये बल्कि हम पर इल्जाम लगाया, हम पर हर गली कूचों में तोहमत लगाई गई कि सीए एनआरसी पर खामोश है। सीए एनआरसी में सबसे पहले एहतजाज करते हुए कानून बना नहीं था और उस कागज को फाड़कर ऐवान पार्लियामेंट में फेंकने वाले का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। असेंबली आई, जाओ, अभी भी होगा। कोविड की वजह से असेंबली जल्दी बंद हो गई थी। मुझे कई लोगों ने कहा कि सीए एनआरसी पर बहुत बड़े लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता, गवर्नमेंट के बड़े ओहदों पर हैं वो लोग, उन्होंने मुझसे फोन कर कर कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमने आपकी तकारीरों को सुना बाजारों में, चौराहों में, मैदानों में, लेकिन हम कहते हैं कि ऐवान असेंबली में सारे हिंदुस्तान में सीए एनआरसी पर अगर किसी ने बेहतरीन अगर कोई तकरीर की है, कानून को पढ़ते हुए कानून में जो लुकूना है, जो कमजोरियां हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, तो वह आप हैं। आपसे बेहतर किसी ने नहीं करा और उसका नतीजा यह हुआ कि हम तेलंगाना असेंबली में करारदाद लाए। क्या करारदाद नहीं आई थी सीए एनआरसी पर? कितना खतरनाक कानून है, बहुत खतरनाक है। हम अपने शहर में बेगाने हो जाएंगे। हम जो हमारे बाप दादा परदादा सगरदादा इस मुल्क में पैदा हुए, आज उनकी सिटीजनशिप को नहीं माना जाएगा। यह कानून, क्या इस कानून पे हमने जिद्दोजहद नहीं की? किसी ने नहीं की, हमने की। अरे खुदारा समझो, मजलिस काम करती है, सिर्फ बातें नहीं करती। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? इस वास्ते हो रहे हैं कि जिस शहर में मजलिस पैदा हुई, जिस शहर में मजलिस फली, जिस शहर में मजलिस फूली और जिस रियासत की आवाम के इत्तेहाद के वजह से ये जमात ताकतवर बनी और ये जमात आज हिंदुस्तान भर में अपना पैगाम लेकर जा रही है और हिंदुस्तान की मजलूम अक़लियत मुसलमान आज मजलिस के पैगाम को कबूल कर रहे हैं, मजलिस की सोच को कबूल कर रहे हैं, मजलिस की फिक्र को कबूल कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि अगर इस मजलिस को अब नहीं रोकेंगे तो हैदराबाद में जो एक बेदारगी के जरिए जो एक तूफान पैदा किया मजलिस ने, वही बेदारगी का
तूफान और एक तब्दीली सारे हिंदुस्तान में पैदा करेगी। इसलिए मजलिस को इस हैदराबाद के इलेक्शन में खत्म कर दो, कमजोर कर दो, दबा दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह 2 मरतबा मुस्कुराता है, अल्लाह 2 मरतबा मुस्कुराता है। सुनो, एक उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह किसी को ऊंचा दिखाना चाहता है, तो उस वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। और दूसरी मर्तबा जब अल्लाह किसी को नीचा दिखाना चाहे और दुनिया उठाना चाहे, तो अल्लाह उस वक्त भी मुस्कुराता है। अल्लाह की रजा के लिए हम काम करते हैं, अपनी आखिरत के लिए काम करते हैं। दुनिया हमारे खिदमात का अजर दे या ना दे, हमारा ईमान कहता है कि अल्लाह जरूर हमारी खिदमात का अजर आखिरत में देगा, हमको खबर के अजाब से महफूज रखेगा। अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह को निशानियों में पहचानते हैं। अल्लाह अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा है। दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए हम हैदराबाद की असेंबली भी जीते, इसलिए हम हैदराबाद की पार्लियामेंट भी जीते, अल्लाह राजी है। इसलिए महाराष्ट्र की असेंबली भी जीते, अल्लाह राजी है। इसलिए महाराष्ट्र से एमपी भी जीता, अल्लाह राजी है। अब हम बिहार से 5 MLA भी जीत गए, अल्लाह राजी है। यह हैदराबाद का बल्दिया भी हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह राजी है। बेशक हमने काम बहुत किया, लेकिन बहुत काम नहीं हुए। मैं हरगिज़ ख़तई यहां खड़े रहकर यह दावा नहीं करूंगा कि हमने सब काम किए। हमने सब काम नहीं किया, हमने बहुत काम किया। अभी बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। ऐसा नहीं कि सारे काम हो गए, ऐसा नहीं कि सब कुछ कर दिया, नहीं, काम किया है। और इस 62 बरस के सफर में हम इंसान हैं। हो सकता है कि हमसे कहीं कोई कोताही हुई हो सकता है हम इंसान हैं, हमसे कोई लापरवाही हुई हो सकता है कि हमसे कोई चूक हो गई, हो सकता है कि हम भी इंसान हैं, हमसे कुछ गलतियां हुई हों। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, गलतियां जरूर हुई, चूक जरूर हुई, लेकिन हमारी नीयत में कभी बेईमानी, धोखा या फरेब नहीं था। हमारी नीयत दियानतदारी पर है, हमारी नीयत इखलास पर है, हमारी नीयत में खुलूस है। और हम जानते हैं आज लोग और बिलखुसूस ये नौजवान ये सोच रहे होंगे कि क्या बात है कि अकबर ओवैसी का अंदाज़े बयां आज कुछ और ही है। हाँ है, कुछ और ही अंदाज़े बयां है। इसलिए है क्योंकि ख़ौमों की तामीर ईंट या पत्थर से नहीं होती, ख़ौमों की तामीर ईंट या पत्थर की ढेर से नहीं होती। ख़ौमों की तामीर अज़्म से होती है, इरादों से होती है, जुनून से होती है। और हमारे पास वो अज़्म है, वो इरादा है, वो जुनून है, वो जज्बा है, वो इखलास है, वो खुलूस है, वो दियानत है। ख़ौमों की तामीर हम ईंटों के ढेर से नहीं, इन चीजों से करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हमारा काम हमारी पहचान बन रहा है, हमारा काम हमारी ताकत बन रहा है। क्या कोविड में हमने काम नहीं किया? अकबरुद्दीन ओवैसी ने 1 लाख राशन के किट्स तकसीम किए, 1 लाख लोगों को रमजान के महीने में पका हुआ खाना खिलाया, मदरसों को भेजा 1-1 महीने का राशन।
दरगाहों खानखाहों को भेजा, एक एक महीने का राशन। तूफान आया तो उसमें भी काम किया, यहां पर भी तूफान आया, पानी आया। 117 बरस में ऐसी बारिश नहीं, वैसी बारिश हुई। हमारे लोग आपके दरमियान में थे या नहीं, या आप दिल पे हाथ रखकर फैसला करो। हो सकता है कि किसी घर को इमदाद न पहुंची, यह भी जरूर है कि लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन हमने अपनी जात से जो मुमकिन काम किया। कोविड में ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में काम किया, दवाखाने में काम किया, और यहां खड़े होकर यह ऐलान करते हुए मुझे फख्र महसूस होगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से सालारे मिल्लत शिफा खाना, सालारे मिल्लत हॉस्पिटल हकीम पेट में मैं जमीन लिया हूं 1.5 एकड़ की। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहां पर भी एक दवाखाना बनाऊंगा। मेरी जिंदगी वक्फ है, मेरी दौलत वक्फ है मेरे गरीब मुसलमानों के लिए, आपके लिए, क्योंकि मैं खर्जदार हूं आपके दुआओं का। अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता, यहां खड़ा नहीं होता। अरे आपके दुआओं के खर्च को उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ काम कर रहा हूं। 1.5 एकड़ जमीन ली, इंशाअल्लाह ताला एक दवाखाना वहां पे कायम करेंगे। कोई कमाई के लिए नहीं होगा दवाखाना, खिदमत के लिए होगा। दवाखाने के अखराजात निकल गए उतना रहेगा। असरा हॉस्पिटल में जो हम लेते हैं ना, बस उतना ही लेंगे, उससे बढ़ के नहीं लेंगे। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना अगर है तो वो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के दोनों दवाखाने। कोविड में काम करना कोई आसान काम नहीं था। वेंटिलेटर्स लिए नए, हाई फ्लो नेजल कैनोलाज लिए, ऑक्सीजन वैक्यूम एंड एयर के 200 बेड्स की नई कैपेसिटी को हमने स्टार्ट किया। डॉक्टर्स भी डरे हुए थे, डॉक्टरों को बचाना था, उनको समझाना था, नर्सेस को समझाना था। 100 नर्सेस एक रात में भाग गए और 100 दूसरे दवाखाने से भाग गए। फिर समझा के केरला को भेजकर वहां से नर्सेस को लेकर आया। 30-30 हजार रुपये महाना तनख्वाह देने के वादे पर लाया, और डबल ड्यूटीज करते थे नर्सेस तो 60-70 हजार, 1-1 लाख रुपया 2 महीने तक नर्सेस को देकर नर्सों को खयाम ताम के साथ ये इंतजाम किया। कोई आसान काम नहीं था। अरे हमने किया वो काम। एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ दवाखाने, तीसरी तरफ मेरा हलका। अरे अल्लाह और उसके रसूल की कसम, 10 महीने हो गए, एक रात भी चैन से नहीं सोया, आज तक भी बाहर हूं। डॉक्टर्स ने कहा आपका जिस्म कमजोर है, जिस्म में खून नहीं, आयरन नहीं। हर 3 महीने को मैं आयरन चढ़ाता हूं, मेरे जिस्म में आयरन नहीं बनता, आयरन स्टोर भी नहीं रहता। बैठे बैठे सो जाता हूं, चलते चलते अंधेरा आ जाता है, गिर जाता हूं। आज 10 महीने हो गए, आयरन नहीं चढ़ाया। मेरे गुर्दे खराब, मेरे अंतड़ियां चिपक गई हैं, यहां से चिपक गई। खाना खाता हूं तो यहीं अटक जाता है और निकल जाता है, खा नहीं सकता। सोना चाहूं तो दर्द शिकम से पलट पलट कर सो नहीं सकता। मेरा अल्लाह जानता है, मेरे रसूल जानते हैं कि 8-9 बरस हो गए, एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। लोगों को तकरीर अच्छी दिखती है या खराब दिखती है, अरे इतना चीखते चीखते इस पेट पे कितना बार पड़ता है मैं जानता हूं, मेरा जिस्म जानता है, लेकिन मेरा दर्द भुला देता हूं। जब आपकी मोहब्बत को देखता हूं मैं सब कुछ भूल जाता
हूं जब आपको देखता हूं। अरे आपकी मोहब्बत है कि इतनी हिम्मत। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह के पास काम करने वालों की कमी नहीं। तकरीर शुरू की तो आवाज निकल नहीं रही थी, लेकिन अब देखो कैसी निकल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मोहब्बत का नतीजा है, या आपके दुआओं का नतीजा। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं। केसों पे केस होने दो, लेकिन हम हक अदा करने से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हक अदा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं। मौत के करीब जितना मैं गया, बहुत कम लोग गए होंगे। मौत को भी हमने शिकस्त दी है तो इन दुआओं की वजह से। मौत के दरवाजे से पलट कर आए, गोलियां खाई, सत्तूर से मार आए, तलवार के ज़रब आए, कुड़ाड़ियों के ज़रब आए, सब कुछ आया, लेकिन आज भी खड़े हैं। जेलों को गए, डरे नहीं, घबराए नहीं। ऐ डराने वालों, हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। चाहे जेल में डाल दो, चाहे हथकड़ियां पहना दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो, इस सीने पे गोलियां मारो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये सर फिर भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि ये सर अल्लाह के सामने झुकता है और सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुकेगा। ये एक मुसलमान का सर है, कलमा पढ़ने वाले का सर है। मेरे पास ताकत नहीं, जिस्म में क़ुव्वत नहीं, लेकिन मेरे ईमान की ताकत मेरे साथ है, मेरी कलमे की ताकत मेरे साथ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, फख्र से कहूंगा कि हाँ मुसलमान हूं, सरकार का उम्मती हूं, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। ऐ सुनने वालों सुन लो, अगर तुम समझते हो कि इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर तुम हमको डराएंगे, नहीं, ना डरे थे, ना डरेंगे। ना बाप डरा था, ना ये बेटा डरेगा, ना भाई डरा था, ना ये भाई डरेगा, ना दादा डरे थे, ना ये पोतरा डरेगा, ना। अरे हमारा तो छोड़ो, यहां जितने ठहरे हैं ये भी नहीं डरते। अरे इनको छोड़ो, पर्दे में रहने वाली मेरी माँ बहन भी नहीं डरती। सुन ले सुनने वाले, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। इस मुल्क पर मेरा भी उतना हक है जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है। ये मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने के वाले का भी वही हक है जो हक सर पे टोपी पहनने वाला और सर पे सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही ये मुल्क है। ये मुल्क गले में सलीब लटकाने वाले का भी है, सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है, ईसाई का भी है। ये मुल्क अल्लाह के मानने वालों का है, भगवान के मानने वालों का भी है, खुदा के मानने वालों का भी है, खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। बीजेपी वालों, नरेंद्र मोदी, योगी, ये मुल्क सिर्फ तेरा नहीं है, ये मुल्क मेरा भी है।
सुन ले कल के चाय वाले, सुन ले, ये मुल्क मेरा भी है, मेरा भी था, मेरा भी रहेगा। बात करे कि चले जाओ चले जाओ, क्यों जाए? मैं ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने ताज को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने लाल किला को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने कुतुब मीनार को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने चार मीनार को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद को वीरान कर कर छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं हैदराबाद की मक्का मस्जिद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। यहां पैदा हुआ, यहां रहा, यहीं मरूंगा और मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मुल्क मेरा है और अगर कभी मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत, मेरे इंडिया पर अगर मुसीबत आएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की कसम, सबसे पहले अपने सीनों को इस मुल्क के लिए पेश करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा और इस मुल्क का मुसलमान होगा। हमको इस मुल्क से मोहब्बत है, हमको इस मुल्क से मोहब्बत है। इस मुल्क ने हमको रोजी दी है, रोटी दी है, घर दिया है, कारोबार दिया है, इज्जत दी है, पहचान दी है। ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं, ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मुल्क हम सबका था, हम सबका है, हम सबका रहेगा। खुदारा खुदारा सुनो मेरी इस बात को, मुल्क के हालात नाजुक है, हमारी शिनाख्त खतरे में है, हमारी इबादतगाहें खतरे में है, हमारी शरीयत खतरे में है, हमारी बस्तियां खतरे में है, हमारी आबादियां खतरे में है, हमारी माँ और बहन खतरे में है, हमारी बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। आज हमारा मुल्क की मईशत खतरे में है, हमारे मुल्क का नौजवान आज बेरोजगार परेशानी में है। आज वक्त है कि हमको उठना पड़ेगा, हमको बेदार होना पड़ेगा। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत ओट की है। अगर अल्लाह ने सऊदी अरब में पेट्रोल दिया है तो याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारे पास उस पेट्रोल से बड़ी ताकत दी है, ओट दिया है। तुम इस ओट के जरिए इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला कर सकते हो। जमहूरी हक है, इसको इस्तेमाल करो। खुदारा अपने एक एक ओट का इस्तेमाल करो। काम हुआ है, 30 करोड़ के काम हुए यहां पे, और होना है। आधी रात को मुझे आवाज दो, आपका एमएलए नहीं भी रहना यहां पे, मैं हूं ना। जब बंजारा हिल से चंद्रायन गुट्टा जा सकता हूं, जब बंजारा हिल से चंद्रायन गुट्टा जा सकता हूं, तो बंजारा हिल से क्या मैं शेखपेट नहीं आ सकता? अगर दौड़ते भी आ जाऊं तो 15-20 मिनट में रहूंगा। फिक्र ना करो, और इंशाअल्लाह ताला तैयारी करो, कस लो, आस्तीन चढ़ा लो, पैंचे उठा लो। ये इलेक्शन छोड़ो, आइंदा इलेक्शन में असेंबली की सीट मजलिस की होगी, हमारा एमएलए होगा ना? जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? मजलिस का निशान पतंग है, पतंग का बैलेट, पतंग के निशान पे मोहर लगाना, मोड़ना, डाल देना। जबरदस्त फिली हुई है पतंग, है ना? मांझा भी बेहतरीन है, जिसको ढील देना है ढील दो, जिसको खींचना है लिटाओ, दबा के खींचना। खींचेंगे ना?
आखिरी हदिया, हदिया देंगे मेरा, देंगे मेरा हदिया, जोरदार देना, वो योगी भी हिल जाए, वो चाय वाले की चाय की प्याली भी गिर जाए, वो चाय वाले की चाय की केतली भी गिर जाए, चाय वाले का चूल्हा भी गिर जाना चाहिए। ऐसा हदिया, ऐसी आवाज देंगे ना, इस आवाज पे दारोमदार होगा कि ये इलेक्शन और आने वाला इलेक्शन जीतेंगे। देंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। एक तारीख को सिर्फ पतंग 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 पतंग। सलाम अलैकुम।